हेलो ट्वेल्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मटेरियल का रेसिस्टेंस विद द टेम्परेचर कैसे वैरी होता है, और हमने देखा था कि मेटल का रेसिस्टेंस विद द टेम्परेचर बढ़ता है और विद द टेम्परेचर घटता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल का रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो मेटल का रेसिस्टेंस भी घटेगा। इसी में हम एक मैजिकल फिनोमिना को देखते हैं कि देखिए, जैसे अगर हम एक मेटल के लिए एक ग्राफ खींचें रेसिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का, हमने क्या देख, अगर हम एक मेटल का टेम्परेचर कम करते जाएं तो उसका रेसिस्टेंस भी कम होते जाएगा, राइट? होगा ना कम, क्योंकि हमने क्या बोला हुआ है, कल हमने क्या हुआ है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, अगर हम किसी मेटल के टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी कम होगा, और हम यही चीज करते हैं। और हमने क्या देखा, एक पर्टिकुलर एटम हमको मिला जिसका नाम था मरकरी। मरकरी मरकरी का टेम्परेचर हमने कम किया, और हमने क्या देखा, मरकरी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टीसी पर, जो कि था 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। मरकरी का टेम्परेचर हमने कम किया, उसका रेजिस्टेंस कम होना था, और वो हमको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना मिल गया, उसका रेजिस्टेंस 0 मिल गया। कम होते होते कहाँ गया, 0 आ गया। अब अगर उसका रेजिस्टेंस 0 हो गया है तो उसका कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपने किया हुआ है दैट कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/R। अगर उसका रेजिस्टेंस 0 हो गया है तो 1/0 इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 1/0, ये हमको दे देगा G इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि उसका कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये मरकरी कम टेम्परेचर पर इतना अच्छा कंडक्टर हो जाएगा क्योंकि कंडक्टेंस कितना है उसका, इन्फिनिटी है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। सो इट इज ए वेरी गुड कंडक्टर एट लोअर टेम्परेचर, और हम इसको अब बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, राइट? किस फिनोमिना को, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल्स लोअर्स, राइट, देन द रेसिस्टेंस ऑफ द metal also decreases. ठीक है, if the process goes on then at a particular temperature resistance vanishes, completely vanishes. That particular temperature Tc is known as critical temperature, and the metal becomes superconductor, and this phenomena is superconductivity, right? इसको फिर से मैं एक बार हम टेक्स्ट में इसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए, when the temperature of metals decreases, resistance of metal also decreases, ये हमने किया हुआ है। If this process goes on, then at a particular temperature, resistance of metal completely vanish, कितना हो गया, 0 हो गया, right? This particular temperature is called critical temperature. Metal become सुपर कंडक्टर। अब ये जो मेटल हमारा Hg है, मरकरी है, वो क्या बन गया है, सुपर कंडक्टर, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको, सुपर कंडक्टिविटी। क्या मतलब है इसका, लॉस ऑफ कंप्लीट रेसिस्टेंस। सिंपली इन शॉर्ट क्या बोलेंगे इसको, लॉस ऑफ कंप्लीट रेसिस्टेंस इज सुपर कंडक्टिविटी। और इसके बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं आगे अप्लाइड फिजिक्स में। देखिए, जब किसी मटेरियल का, जब किसी मेटल का रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा तो उसमें करंट को फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर, राइट? तो जहाँ जहाँ हमको अच्छे कंडक्टर की जरूरत होती है वहाँ हम यूज़ करते हैं किनका, सुपर कंडक्टर का, या मेटल एट लोअर टेम्परेचर का, राइट? तो इट्स अ वेरी वंडरफुल फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, राइट? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्बन रजिस्टर। देखिए, हमको अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत सारे रेसिस्टर की जरूरत होती है, रेसिस्टेंस की जरूरत होती है टू मिनिमाइज द करंट को कम करने के लिए। अब बहुत सारे, मतलब बहुत बड़े बड़े रेसिस्टेंस की हमको जरूरत होती है, जैसे 5000 ओम, 50,000 ओम, इतने बड़े बड़े रेसिस्टेंस की हमको जरूरत होती है। अब रेसिस्टेंस को हम लोग मेनली, इससे पहले हम लोग बनाते थे किससे, मेटल से। तो इतना बड़ा रेसिस्टेंस, 50,000 ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमको मेटल की बहुत लंबी वायर चाहिए, क्योंकि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इतनी लंबी वायर चाहिए हमको, जो कि नॉट प्रैक्टिकल, जो कि इम्प्रैक्टिकल है। तो हम लोगों ने फिर से ढूंढा, अगर मैं
मेटल की जगह पर इंसुलेटर यूज कर रहा था तो क्या होता, इंसुलेटर में तो करंट फ्लो होती ही नहीं है, उसका तो इन्फ्रारेड होता है रेजिस्टेंस, है कि नहीं है। तो हम लोगों ने यूज किया क्या, सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस भी ठीक ठाक होता है और इसके इसके लिए हमको ना क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा लंबी वायर भी नहीं चाहिए होती है। तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट, सबसे आसानी से जो मिलने वाला हमारे पास सेमीकंडक्टर है दैट इज कार्बन। बहुत सस्ता भी है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल भी है, कोयला, कार्बन, राइट। तो बेसिकली आप जानते हैं रेसिस्टेंस को तो हम सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट करते हैं अपने न्यूमेरिकल में, राइट, इस तरीके से कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस है। एक चीज सोचने वाली बात ये है कि हम लोगों ने बोला हुआ है रेसिस्टेंस क्या करता है, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट। अगर यहाँ से 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ भी 5 एम्पियर की करंट ही मिलेगी हमको। तो इसने करंट के रास्ते में ऑब्स्टेकल कहाँ लगाया, तो आंसर है यहाँ लगाया। यहाँ पर करंट को आने में डिले हो गया, करंट को यहाँ से यहाँ पहुँचने में देरी हो गई है। अगर देरी हो गई है तो हो तो क्या हमारे लिए ऑब्स्टेकल, राइट। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। हम लोग क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का या 1.5 सेंटीमीटर का हम लोग लेते हैं कार्बन का हल्का सा, ये कार्बन हमने यहाँ पे लिया हुआ है और इसके दोनों एंड कार्बन का थोड़ा सा इस तरीके से हमने सिलिंड्रिकल फॉर्म में ना, इतना बड़ा नहीं, इतना छोटा सा, राइट। और एक इसके हमने क्या कहा, दोनों साइड से हमने ये ले लिया कंडक्टर, या सिलिकॉन ले लिया कंडक्टर। अब हम इसको यहाँ से अपने सर्किट में ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि सो दैट करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो। तो बीच में कौन आ जाएगा, कार्बन। कार्बन में कौन लगा हुआ है, कार्बन क्या होता है अपना रेसिस्टेंस। अब ये इतना छोटा होता है कि इस पे इस रेसिस्टेंस की वैल्यू लिखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इस पर हम यहाँ पर वैल्यू लिख दे 5000 ओम, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत छोटा सा होता है ये, बहुत छोटा सा। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको पता है ये है कितने का, तो उसको पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग यहाँ पर कुछ कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं, कोडिंग। हम यहाँ पर कुछ डाल देंगे कलर, 1 2 3, 3 कलर हम यहाँ डाल देंगे और एक कलर हम यहाँ डाल देंगे। यहाँ कभी होता है, कहाँ कभी नहीं होता है, लेकिन यहाँ 3 कलर होते हैं हमारे, राइट। कभी हो सकता है कभी यहाँ पे 2 ही हो। तो इन कलर को पहचान करके, इन कलर को देख करके कि कौन सा कलर पहले है कौन सा कलर बाद में है, हम इस रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। और यही हमको क्लास 12th में पढ़ना भी है कि कलर को देख करके वैल्यू फाइंड करना रेसिस्टेंस की, या रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, कलर को आइडेंटिफाई करना, राइट। तो इसको हम आज अभी करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे पढ़ना है इसको। पहले तो हमको यहाँ पर देखना है कलर, कौन कौन से कलर होते हैं हमारे पास। यस, अभी देखिए आप इस टेबल को देखिए, आप ये टेबल को देखिए, आप थोड़ा सा परेशान मत होइए, इट्स वेरी इजी। देखो जरा एक बार, पहले 2 कलर हमारे पास होंगे, हमारे पास यहाँ पे 3 कलर होंगे। 3 कलर में से पहले 2 कलर को हमको यहाँ से देखना है, यहाँ से। अगर पहला कलर मान लो मेरा रेड हुआ तो रेड के सामने कौन है, 2, तो 2 पढ़ना उसको। अगर रेड के बाद येलो है तो क्या पढ़ना है, 2 3 24। अभी वेट करिए जरा, देखो जरा एक बार। पहले मैं यहाँ पे एक चीज लिख लेता हूं। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट टू कलर reads as their significant figure, जो भी उनका नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर में। ये देखो जरा, जो भी हमारे 2 कलर होंगे पहले के, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो ब्लू है, तो 56 बन जाएगा ये। अगर येलो और ग्रे है तो 48 बन जाएगा ये, राइट। अभी देखो जरा होता क्या है, याद करने की भी एक ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक है। थर्ड कलर रीड्स एज ऑर्डर और 10 टू द पावर फॉर्म में, ठीक है। या तो उसको, और एक ही बात है, देखो जरा, अगर मान लो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं जरा एक बार, देखो जरा एक बार। हमारे पास यहाँ पर एक कार्बन रजिस्टर है, अगर आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये कार्बन, हमारे पास कार्बन रजिस्टर, पहला कलर जो हमारे पास यहाँ पर है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए जरा, फर्स्ट कलर जो हमारे पास है ये मान लो हमारे पास है रेड। सेकेंड जो कलर हमारे पास है ये मान लो ये हमारे पास है येलो।
और थर्ड कलर जो हमारे पास है, ये मान लो ये हमारे पास है ब्लू। तो इस रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हमने क्या बोला हुआ है, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इज एग्जांपल। फर्स्ट टू कलर रीड एज देयर सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट दो कलर कौन से हमारे? रेड और येलो। रेड कितने बार आया है? 2 पर। येलो कितने बार आ रहा है? 4 पर। तो रेड के लिए 2, येलो के लिए कितना बार आ रहा? 4, 24। ठीक हो गया। थर्ड कलर कौन सा है? ब्लू। ब्लू को हमने क्या पढ़ना है? थर्ड को हमने 10 की पावर की फॉर्म में पढ़ना है। तो ब्लू कितने पर है? ब्लू गया हमारा 6 पर। तो मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6। 6 क्यों आया? क्योंकि ब्लू कहाँ पे आता है? 6 पर। 10 क्यों आया? क्योंकि हमको थर्ड कलर को 10 की फॉर्म में पढ़ना है। इतना ओम। समझ आया आपको? अभी और भी एग्जांपल लेंगे, आप परेशान मत होइए, राइट। फिलहाल इसको अब आप बोल रहे होंगे कि ये हमको क्या याद रखना है क्या, कि कौन सा ग्रीन कहाँ पे आता है, ब्लू कहाँ पे आता है, ये सब ना। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, इसको भी जरा देखिए। ये ट्रिक कैसे करनी है, ये देखो जरा एक बार। यहाँ पर ये हमारे पास एक सेंटेंस है यहाँ पर। ये इसलिए है ताकि हमको ये नंबर याद हो जाए। बीबी रॉय कोई इंसान ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कहाँ का है? ग्रेट ब्रिटेन का है। हैज़ वेरी गुड वाइफ, उसकी एक अच्छी पत्नी है। वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ये तो मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे थर्ड कलर, फोर्थ वाले के लिए चाहिए, फोर्थ कलर के लिए जो ये दिखाएगा मुझे, ठीक है। तो फर्स्ट 2 कलर तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट 3 कलर हमको क्या दिखाते हैं? वैल्यू, ठीक है। और फोर्थ कलर हमको क्या दिखाएगा? फोर्थ कलर हमको दिखाएगा उसका टॉलरेंस। क्या दिखाएगा? टॉलरेंस, प्लस माइनस करके, ठीक है। अभी देखिए जरा क्या होता है। तो ये तो होगी हमारे इसकी, देखो बी, ये 0 पर बी रॉय, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 तो है। याद आपको ये रखना है कि स्टार्ट 0 से करना है, 1 से नहीं करना है। ध्यान रखिए जरा इस चीज का, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? स्टार्ट 1 से करते हैं, और तब हमारी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। और एक और चीज का ध्यान देना है कि बी 3 बी है यहाँ पर, तो कौन सा बी किसके लिए? तो पहला स्टार्ट कौन सा करना है? ब्लैक ब्राउन। ये कौन बचेगा? ब्लू। जी भी हमारे पास 2 हैं, ग्रीन और ग्रे। तो पहले कौन सा आएगा? ग्रीन, तब कौन सा आएगा? ग्रे। इस तरीके से अब आपको ध्यान आया है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। अब देखिए जरा एक बार, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, अब एग्जांपल लेते हैं 1 बाय 1। गोल्डन के लिए क्या करना है? गोल्डन के लिए होगा 5 गोल्डन के हो जाएगा 5% का टॉलरेंस। सिल्वर के लिए हो जाएगा, अगर ये फोर्थ कलर, देखो मैं यहाँ पर एक चीज कर लेता हूँ। ये हमारे पास कोई रेसिस्टेंस है, इस तरीके से कोई रेसिस्टेंस। यहाँ पर हमारे पास कुछ कलर दिए हुए हैं, पहला हमारे पास ग्रीन, दूसरा हमारे पास रेड, तीसरा हमारे पास ये, तीसरा हमारे पास है ये वाला कलर जो भी है दिया हुआ। और यहाँ हमारे पास एक ये दिया हुआ है, ये है मान लो कोई भी फोर्थ कलर। ये स्टैंडर्ड हमारे पास होता है, स्टैंडर्ड। अब क्या होगा, अगर मान लो ये तीन वैल्यू मान लो मेरे पास हैं, एक ग्रीन है मान लो, ग्रीन, ये मान लो रेड, ये मान लो मेरे पास वॉयलेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वॉयलेट। और ये मान लो मेरे पास है सिल्वर का है, राइट। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी होगी? ग्रीन कहाँ पे आ रहा है? देखिए जरा, ग्रीन कहाँ पे आ रहा है? 5 पे। 0 1 2 3 4 5, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। रेड कितने बार है? 0 1 2 2। अब थर्ड को ऐसे लिखना है 10 की पावर फॉर्म में। 10 की पावर कौन आ रहा है यहाँ पे? वॉयलेट। तो वर्ड कहाँ पर है? वॉयलेट 7 पर, तो 10 की पावर 7। और प्लस माइनस ये क्यों करना है? फोर्थ को लिखने के लिए प्लस माइनस। कौन सा है वो? सिल्वर। ये गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, और नथिंग, अगर कुछ नहीं होगा वहां पर तो उसके लिए 20%। तो कितना आएगा? सिल्वर है तो सिल्वर के लिए 10%। ये इतना हमारा हो जाएगा, इतना ओम। कुछ बात समझ आई कैसे पढ़ना है? एक और एग्जांपल देखिए। कलर को देख करके मैं बोल रहा हूं हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है इस कोडिंग के हिसाब से। ये तो हमारा सेंटेंस हो गया याद करने के लिए कि कौन सा कलर कहां पे आएगा। दूसरा देखो, अगर मैं उल्टा बोलूं, हमारे पास कोई रेसिस्टेंस हमारे पास है, और हमको इसकी वैल्यू दी हुई है, और हमको फाइंड करना है कि कलर का सीक्वेंस कौन सा है। तो हमने क्या बोला? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अब क्या होगा, मान लो इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है
84 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 20 ओम, ये दिया हुआ इसकी वैल्यू। हमने बोलना है कि इस पे कलर का सीक्वेंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए 84, 8 पे कौन सा आ रहा है, 8 पे आ रहा है अपना ग्रे, तो पहला कलर कौन सा होगा हमारा, पहला हो जाएगा ग्रे। तब कौन आ रहा है हमारा 4, 4 पे कौन आ रहा है हमारा, 4 पे आ रहा है येलो, तो येलो ये हो जाएगा, ये वाला कलर येलो। और थर्ड वाला कौन सा है 10⁴, यानी कि फोर्थ वाला अगेन कौन सा, येलो, तो ये भी कौन सा है, येलो। यहाँ कौन सा होगा, नथिंग, क्योंकि कौन आया है 20, 20 काय के लिए, नथिंग के लिए, नेकलेस एन नथिंग के लिए। कुछ बात समझ आई। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कार्बन रेसिस्टर की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस कोडिंग, ये कोडिंग को यूज कर करके, राइट। तो कार्बन रेसिस्टर बस हमको इतना ही समझना है। कभी कभी होता है, कभी कभी हमको इस तरीके से दे देता है कि हमारे पास 2 कार्बन रेसिस्टर हैं, 2 कार्बन रेसिस्टर, एक कार्बन रेसिस्टर इस तरीके से है, इस तरीके से, एक कार्बन रेसिस्टर हमारे पास दूसरा भी इस तरीके से है, इस तरीके से, राइट। यहाँ पर हमारे पास कुछ कलर दिए हुए हैं, ग्रीन, रेड और ब्लैक। यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन, ब्लैक और रेड। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है कुछ भी, यहाँ जो भी दिया हुआ है, हमने बोला कि इन दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया। कहाँ जोड़ दिया, सीरीज में। तो पहले तो इसका रेसिस्टेंस हमको फाइंड करना है, फिर उसका रेसिस्टेंस हमको फाइंड करना है, और सीरीज के लिए इन दोनों को ऐड कर देना है। हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में कि सीरीज में रेसिस्टेंस ऐड हो जाता है, राइट। तो कार्बन रेसिस्टर, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड किस तरीके से इसको याद करना है। याद रखिए कि स्टार्ट आपको 0 से करना है। बी जो पहला है वो कौन सा है, ब्लैक, 0 1 2 3 इस तरीके से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये फोर्थ कलर के लिए, राइट, फोर्थ वाले के लिए जो जो इस साइड छुपा हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये था कार्बन रजिस्टर। थैंक यू। हेलो, अब हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में कि फिजिक्स में हम 2 टाइप के कम्बिनेशन को पढ़ते हैं, एक सीरीज कम्बिनेशन और एक पैरेलल कम्बिनेशन। इससे पहले हमने क्या हुआ कैपेसिटर में, कैपेसिटर का कम्बिनेशन सीरीज में और कैपेसिटर कम्बिनेशन पैरेलल में, राइट। अगर आपको याद होगा तो वही चीज़ हमको यहाँ भी अप्लाई करनी है। कैपेसिटर के कम्बिनेशन में आपने देखा था कि पैरेलल में पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर में सेम था, पैरेलल में पोटेंशियल सेम था, जबकि सीरीज में चार्ज सेम था। तो आज यहाँ पर क्या बात होगी, सीरीज में करंट सेम होगी। देखो जितनी करंट इस यहाँ से निकली है उतनी करंट हर एक रेसिस्टर से पास हुई और यहाँ आ गई। मान लो कि नेट करंट सर्किट में आई है, तो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो फिर से कितनी आ गई, आई आ गई यहाँ पर टोटल, हाँ है ना। अब चूंकि करंट सेम है तो यहाँ पे का पोटेंशियल मान लो V1, यहाँ पे का मान लो V2, यहाँ पे का मान लो V3, ठीक है। तो पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि करंट रिमेन्स सेम across each resistor in series combination, ठीक है। अगर करंट हर किसी में सेम है तो पोटेंशियल इसका V1, इसका V2, इसका V3, इन तीनों का एडिशन हमको क्या देगा, नेट पोटेंशियल, हाँ है ना। सो देयरफॉर नेट पोटेंशियल, नेट वोल्टेज, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस V3। अब नेट पोटेंशियल V इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट करंट मल्टीप्लाइड बाय नेट R। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर, नेट करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू नेट वोल्टेज, बराबर V1 इक्वल टू क्या होगा, करंट इंटू R1 का रेजिस्टेंस। यहां पर की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर की करंट कितनी है, आई, तो सब जगह आई है, यहां भी आई है, राइट। तो I इंटू R1 यहाँ पे का, प्लस I इंटू R2 यहाँ पर का, प्लस I इंटू R3 यहाँ पर का, और I इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R इज इक्वल टू, I को हमने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने का। तो क्या होगा, जब कभी भी 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हों, यानी कि एक के बाद एक हो, एक की टेल
और एक की टेल और एक का हेड हो, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। उस कंडीशन में हमको नेट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, उनका सम, राइट, सिंपल। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। देखो सब ऐड हो गई तो सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और अब यहां जाइए, इसके उल्टा पैरेलल में जाइए। पैरेलल में क्या होगा, हर एक रेजिस्टेंस का पहला पार्ट एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ होगा वोल्टेज से, देखो, और हर एक रेजिस्टेंस का टेल एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ होगा, यहां देखो पोटेंशियल से। तो इस कंडीशन में करंट अगर यहां से आई है तो यहां पे करंट टूट जाएगी। यहां मान लो I1 गई, यहां मान लो I2 गई, यहां मान लो I3 गई, जबकि पोटेंशियल सब जगह सेम होगा। देखो क्योंकि ये एंड यहां जुड़ा हुआ है, ये वाला एंड यहां भी जुड़ा हुआ है, ये वाला एंड यहां भी जुड़ा हुआ है, हर एक के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है, सेम जुड़ा हुआ है। तो इसमें पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, किसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो आई कितनी होगी, नेट आई कितनी होगी, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर से यहां से ये तीनों आए, यहां से I1 आया, यहां से I2 आया, यहां से I3 आया, फिर कितने क्या दिया, आई दिया। देखो तीनों को जोड़ करके फिर से, राइट। तो नेट करंट, सो देयरफॉर नेट करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 और प्लस I3। आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर, क्योंकि जब V इज इक्वल टू आई आर होता है तो I इज इक्वल टू क्या होगा, नेट V अपॉन नेट आर। नेट I इज इक्वल टू I1 इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R1, क्योंकि V तो सेम है, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। ठीक है, I देखो हमको पता है I इक्वल टू V अपॉन R, तो यहाँ पे का V, यहाँ पे का I, यहाँ पे का V, यहाँ पे का I, यहाँ पे का V, यहाँ पे का I। ठीक है, देखो V अपॉन R इज इक्वल टू, हमने V को मान ले लिया, सो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल हो गया, तो हम पे आ चुका है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, रेसिप्रोकल का सम है, रेसिप्रोकल का, यानी कि यहाँ पर पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है, यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। देयरफॉर रेसिस्टेंस डिक्रीजेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, और आपको याद होगा यही चीज हमने कैपेसिटर में भी की हुई है, अगर आपको ठीक से याद होगा तो वहां पर फॉर्मूला हमारा उल्टा आया था, ये वहां पर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कहा था पैरेलल के लिए, यहां पर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 का है सीरीज के लिए, उल्टा है। यहां पर पैरेलल के लिए कितना है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। वहां पे क्या था, वहां पर यही फॉर्मूला सीरीज के लिए था, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।